मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके क्लास 9 के 5th लेक्चर में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? तो हम लोग पढ़ रहे हैं गति में हम लोगों ने अब तक गति के समीकरण देखे थे बच्चों, और ये तीनों समीकरण आपको याद होने चाहिए और एकदम सीरियल वाइज, क्योंकि ये याद रहेगा तभी हमें इस चैप्टर के बारे में प्रॉपर आगे जानकारी मिल पाएगी। और सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक कहने का मतलब है गति का जो तीनों समीकरण था उसका सीरियल वाइज ऑर्डर क्या था। एक था बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा जो था वो क्या था, दूसरा था आपका v s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो था वो क्या था, ये था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों गति के समीकरण थे। इन तीन गति के समीकरणों को आज हम लोग डिराइव करेंगे, निगमन करेंगे। निगमन का मतलब होता है कि ये समीकरण एक्चुअली आएंगे कैसे, इसको समझेंगे। तो एक एक करके गति के समीकरणों को हम लोग देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रथम समीकरण का निगमन क्या होगा। तो निगमन लिख लेंगे आप ऊपर, और फिर इसके बाद बात करें प्रथम समीकरण के निगमन के बारे में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए पहले कुछ स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे। ठीक, माना कोई पिंड स्मॉल यू वेग से चलकर स्मॉल टी समय में स्मॉल v वेग प्राप्त कर लेता है। स्मॉल v वेग प्राप्त कर लेता है, तब पिंड का त्वरण तो त्वरण निकालना कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आपको पता है ना, त्वरण को हम लोग ए से दिखाते हैं और इसे हम लोग लिखते हैं वेग में परिवर्तन या वेग में वृद्धि। वेग में परिवर्तन या वेग में वृद्धि बटे में समयांतराल टाइम डिफरेंस। तो यहां पर a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं वेग में वृद्धि को अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तभी आपको पता चलेगा कि कितना वृद्धि हुआ। और नीचे लिखेगा टाइम इंटरवल, और वो बच्चों क्या होगा, वो होगा समयांतराल आपका t दिया। तो समयांतराल हम लिख लेंगे। अंतिम वेग है v, प्रारंभिक वेग है u, और टाइम डिफरेंस है स्मॉल t। यहां से आप लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, मल्टीप्लाई कर दिया इसको भेज के यहाँ पे, और यहां से v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। ये है गति का फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। मैच करा लीजिएगा, ये आया होगा। ओके, तो पहला समीकरण समझ आ गया। अब अगले की ओर बढ़े। द्वितीय समीकरण। अब द्वितीय समीकरण का निगमन हमें देखना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले स्टेटमेंट का ध्यान दीजिएगा। माना कोई पिंड स्मॉल यू वेग से गतिमान है तथा इसका वेग v हो जाता है, कुछ क्षण बाद v हो जाता है। ठीक, कुछ क्षण बाद v हो गया। जैसे ही v हो जाता है कुछ क्षण के बाद, तो इसका औसत वेग निकाल लेना चाहिए। औसत वेग जिससे ये चलेगा। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होगा, औसत वेग या औसत चाल का? तो औसत वेग या औसत चाल अगर एक ही पद पर है तो बड़ा आसान होता है निकालना। ठीक, तो एवरेज के लिए यहाँ पे एवरेज लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए u प्लस वी बटे में 2। औसत कैसे निकालते हो, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। 2 पद है, u से v हो गया था तो u प्लस वी अपॉन 2 कर दिया आपने। आराम से आपने औसत वेग निकाल लिया। समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। आगे बढ़े, और इसका हमें क्या, चली गई दूरी निकालनी होगी इसी से। तो चली गई दूरी, औसत वेग या औसत चाल की वैल्यू आपकी सीधी सड़क पर समान होगी अगर आगे ही बढ़ रहा है तो चली गई दूरी या विस्थापन
चली गई दूरी या विस्थापन सीधी सड़क पर सेम होगी, तो चली गई दूरी s बराबर क्या होगा, औसत वेग या औसत चाल, औसत वेग या औसत चाल, क्योंकि सीधी सड़क पर है, इनटू लिया गया समय। कितना समय लगा था, मान लेते हैं स्मॉल t समय लगा होगा, बिना समय के तो कोई चीज नहीं होगी। तो औसत वेग का फॉर्मूला u प्लस वी बटे में 2 और साथ में आपने क्या लिख दिया, साथ में t लिख दिया। आपको याद है ना कि अभी थोड़ी देर पहले हमने u का फॉर्मूला निकाला था। आपको पता है कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ओके, u प्लस ए टी। इसी को हम ला के इसमें रखेंगे, तो नाउ s इज इक्वल टू u प्लस ए, अब यहाँ पे v की जगह पे रख दीजिए u प्लस ए टी अपॉन यहाँ पे t, और साथ में यहाँ पे 2 है बच्चों, 2 साथ में यहाँ पर t, ओके। यहाँ u और u 2u और 2u को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों, तो 2u t हो गया, बात क्लियर। और यहाँ पर आपका बच गया 80, तो 80 इंटू टी ये हो जाएगा 80 स्क्वायर बटे में क्या 2, और साथ में यहाँ पे आपका s चलता रहेगा। इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर देंगे। कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू हो जाएगा 2ut बटे में 2, अलग कर दीजिए और तोड़ दीजिए इसको 80 स्क्वायर बटे में 2 अलग, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचा ut प्लस 1/2। इसको अलग से चाहे तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो यहां से s इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो यहां से ये आपका आ गया किसी गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई दूरी या फिर विस्थापन का गति का दूसरा समीकरण, ओके। तृतीय समीकरण, तो तृतीय समीकरण क्या है, तृतीय समीकरण के लिए प्रथम समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो प्रथम समीकरण से आप ये लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ऐसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा आपका v स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा u प्लस ए टी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। दोनों साइड का स्क्वायर करिए, बैलेंस रहेगा इससे। v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम एक बार ओपन करेंगे हो जाएगा u स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, फिर प्लस आप लिखेंगे क्या 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2u_a_t लिख सकते हैं साथ में। थोड़ा यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है, अब यही चीज ध्यान रखना है बच्चों आपको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कैसे 2u_a_t प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ओके। यहां से अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मैं इसको दूसरे समीकरण जैसा बनाना चाहूं तो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पर भी a है, ओके। तो हम यहाँ पे a कॉमन निकालने वाले हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा हम u को नहीं निकालेंगे, क्यों u अंदर रहेगा, 2 निकालेंगे। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ओके, u स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे आपने 2 निकाला और निकाला a, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अंदर आपका यहाँ पे बचता है u और यहाँ पे बचता है t, बात क्लियर। प्लस आपने यहाँ पे a निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा a, और आपने t निकाला नहीं तो t स्क्वायर। यहाँ पे आपने 2 निकाला, लेकिन यहाँ पे तो 2 कॉमन था बट यहाँ पे नहीं है। तो जब किसी टर्म के बारे में बात करते हैं, वो टर्म यहाँ पर है यहाँ पे ना हो, तो ऐसे केस में उसमें आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये इससे बैलेंस रहेगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही टर्म मिल जाएगा, यही पद मिलेगा। तो जरा ध्यान से इसको पहचानिए, अभी अभी आपने इसको देखा था। और ये क्या है, गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण मतलब सेकंड इक्वेशन। तो इतना बराबर क्या था, याद करिए, अभी अभी हमने देखा था इतना बराबर s था, s चली गई दूरी थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अर्थात आपने लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे लिख दिया सीधे s।
और ये है गति का तीसरा समीकरण। और जहां पे s की वैल्यू आपने क्या लिख दी, जहां s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था, जिसको आपने हटा के s लिख दिया। ओके, तो ये है गति के तीनों समीकरण का निगमन। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफीय विधि से इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ग्राफीय विधि की कहानी यह है कि हम लोग ग्राफ बना करके गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि गति के समीकरण का निगमन हम इससे कर सकते हैं तो कैसे। आपको याद होगा इससे पहले जो हमने देखा था वो है आपका एल्जेब्रिक मेथड, मतलब बीजगणितीय विधि से हमने इसको कंक्लूड किया था। आइए चेक करते हैं। आपको याद है कि जिसमें त्वरण हो वो कौन सा ग्राफ होता है, तो वो है वेग समय ग्राफ। तो किसी वस्तु के गति की अवस्था में वेग समय ग्राफ निम्न है। निम्न है मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करती है, कहीं से चलना प्रारंभ करती है, ठीक, तो ये चलना प्रारंभ करती है पहले से किसी वेग से, तो ये यहां से चलना प्रारंभ कर रही है और ये वेग है, वेग का अक्ष है ये वेग, और ये है समय टाइम, ठीक। अब ये यहां से चलना शुरू कर रही, मतलब इसका पहले से कोई वेग था और ये चलते हुए एक समान वेग से परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ते, एक समान वेग से परिवर्तन कर रही, मतलब एक समान त्वरण कह सकते हैं इसको। तो ये जब एक समान त्वरण से यहां पहुंचती तो m से शुरू करके ये n तक पहुंची, m से शुरू करके ये पहुंचते हुए एक समान त्वरण से n से n तक पहुंची। जब यहां पहुंचती तो हमने यहां से एक लंब डाल दिया, तो ये इसकी स्थिति बताती है कि इतना समय इसने लिया कहां से, n से n पहुंचने में। और जब मैंने यहां से यहां लंब डाला तो ये बताता है कि ये मैक्सिमम v वेग प्राप्त किया, और ये चला कहां से था, प्रारंभिक वेग u से चला था। ओके, मतलब यहां से यहां पहुंचने में अगर मैं यहां से एक छोटा सा क्षैतिज रेखा यहां पे खींच करके ऊर्ध्वाधर पर लंब डाल दूं, तो ये आपके इस बिंदु P को प्रदर्शित करेगा। P कोई बिंदु होगी, ठीक, जो इस सेक्शन को, मतलब इस वाले पार्ट को एक दूसरे के समांतर रखता। यहां पर जब आपने लंब डाला था तो इसका नाम आप रख दीजिए Q। यहां पे जब आपने लंब डाला था तो इसका नाम रख दीजिए आप स्मॉल s, या फिर आप T लिख सकते थे, कुछ भी लिखिए। यहाँ पे S हो गया। तो यहाँ पर आपने पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लिया। ये वेग समय ग्राफ है। इसमें ये वाली लाइन जो है वो एक्चुअली एक समान त्वरण को बताती है कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। ओके, चलिए तो आइए निकालना शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये, तो मैं बता दूं कि किसी वेग समय ग्राफ में इसको ढाल कहते हैं, और ढाल हमेशा त्वरण को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो प्रथम समीकरण की पुष्टि करने की, ठीक है, वेग समय ग्राफ में ढाल वस्तु के त्वरण द्वारा निरूपित होता है। मतलब ये आपका क्या है, त्वरण। और मान लेते हैं कि ये 36 से कितना झुका हुआ है, थीटा। तो अगर मुझे ये निकालना है ढाल, तो ढाल कैसे निकालते हैं, तो ढाल निकालने का मतलब थीटा निकालने का तरीका होता है प्रवणता। ढाल मतलब प्रवणता निकालने के लिए लंब और आधार की आवश्यकता होती है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ढाल निकालने के लिए तो ढाल मतलब प्रवणता बराबर होता है tan थीटा। बेसिकली ढाल कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। और ये tan थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये है एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो आपने
ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति थोड़ा पढ़ा होगा तो tan थीटा बराबर होता है लंब, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो जरा ध्यान से देखिए लंब क्या है Pn, तो लंब है Pn, ठीक, और आधार क्या है, आधार है Pm, तो आधार हो गया Pm। तो यहां से Pn कैसे निकालोगे, तो Pn निकालना है तो इतना निकालने के लिए इतने में से इतना घटा दिया जाए, टोटल में से इतना घटा दे तो ये मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, ns में से घटा देना है, इतने में से इसको घटा देना है। तो ns में से अगर sp घटा दें तो आपको मिल जाएगा। और Pm, ये Pm जो है वो OS के बराबर होगा, मतलब आपका Pm जो है वो एक्चुअली OS के समांतर भी है, तो दोनों समान होंगे क्योंकि आयत में सम्मुख भुजा समांतर समान होती है। तो ये ns किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए, ये v को प्रदर्शित करता है तो v, और ये u को प्रदर्शित करता है, ठीक है, ध्यान से देखिए u को, और यहाँ पर ये हो गया समयांतराल, 0 से यहाँ तक गया, क्या लेगा, t लिया। तो यहां से आपने a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे में t लिखा और t को इधर भेजा, तो ये हो जाएगा a इंटू टी बराबर v माइनस यू, और फिर इसके बाद आपने v बराबर लिख लिया, इसको इधर भेज दीजिए u प्लस ए टी। तो गति का ये पहला समीकरण कंप्लीट हुआ। ठीक, ये कब की बात है, जब किसी वेग से चले, अगर ये प्रारंभिक वेग मतलब विराम से चलता, मतलब u क्या होता उस समय 0 होता, कब, जब विराम से चलता। लेकिन ये किसी वेग से चल रहा है, मतलब पहले से ही 2 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड किसी भी वेग से गतिमान था। ओके, अगर मुझे त्वरण निकालना था तो हमने किसका इस्तेमाल किया, ढाल का। अब मुझे क्या निकालना है, इस पर थोड़ा ध्यान दें, द्वितीय समीकरण। अब हमें दूसरे में चली गई दूरी निकालनी है। दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकालने के लिए आपको चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर ये और यहां पर ये। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वस्तु यहां से चली और यहां तक पहुंची, तो इसने कब से कब तक चलना शुरू किया, तो ये 0 से s तक चलती रही। तो मतलब यहाँ 0 से s मतलब मूल बिंदु से s तक वो गतिमान थी, कितना समय ले ली t, तो t समय में इसने कितनी दूरी तय करी वो तभी पता चलेगा जब उसका वेग और समय पता हो। तो वेग और समय के द्वारा घिरा हुआ ये जो आप रीजन देख रहे हैं, पटल देख रहे हैं, इस पटल का क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। इस पटल में 2 पटल देखने को मिल रहा है, एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है और एक देखने को मिल रहा है आपको क्या, आयत। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दीजिए, तो क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा दूरी वेग समय ग्राफ में। ध्यान दीजिएगा, वेग समय ग्राफ में इसका क्षेत्रफल निकाल करके हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ में चली गई दूरी छायांकित, इसको छायांकित कर लेंगे, छायांकित भाग के क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे, तो चली गई दूरी बराबर क्षेत्रफल किसका, इस भाग का, तो त्रिभुज MPN का क्षेत्रफल प्लस इस वाले सेक्शन का, तो आयत MPSO का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको दूरी मिल जाएगी। तो दूरी को आप दिखाते हैं S से, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका। तो क्षेत्रफल से आपको वेग मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का ज्ञान है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान है। ठीक, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी ज्ञान होगा, जिसमें आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2। ठीक, आधार क्या है, आधार आपका ये MP, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है PN। लीजिए ये तैयार, साथ में प्लस करिए, ये आपने देखा लंबाई मतलब OM और चौड़ाई मतलब क्या, OS। लीजिए ये भी तैयार। यहां से आपने क्या लिखा कि 1/2 MP का तो पता है, MP का मतलब होता है टाइम, 1/2 इंटू टाइम।
और यहाँ पे Pn, Pn की जगह पे क्या लिखेंगे, Pn। ये Pn की वैल्यू शायद आपको याद होगा, ये अंतर है किसका, वेग का। और वेग का अंतर अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था v माइनस यू इज इक्वल टू AT, याद आया, ये हमने अभी निकाला था, ठीक है। v माइनस यू ये है वेग में अंतर। तो ये वेग में अंतर हमने कहां से निकाला था हमने इस वाले फॉर्मूले से, E बराबर v माइनस यू बट्टे में t से। यही है वेग में अंतर। वेग में अंतर को निकालने के लिए a को t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a इंटू टी, ठीक, प्लस, ठीक। यहाँ पे OM की वैल्यू कितनी है, OM की वैल्यू है u और OS की वैल्यू कितनी है t। तो यहां से आपने ब्रैकेट में ये जरूर दिखा देना है कि आपने Pn की वैल्यू क्या ली, तो Pn की वैल्यू आपने ली a इंटू टी ली। तो ये आपको ब्रैकेट में दिखा देना चाहिए ताकि आपको पता हो कि वेग में अंतर को हमने AT लिखा था। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, T को T से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा T स्क्वायर। तो चली गई दूरी का फॉर्मूला भी मिल गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। द्वितीय समीकरण प्रूफ हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तृतीय समीकरण में क्या है, तृतीय समीकरण में भी विस्थापन होता है। विस्थापन या चली गई दूरी का हम लोग मान निकालते हैं क्षेत्रफल से। तो एक बार फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे और इस बार जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबको एक कंप्लीट मान लेंगे। और कंप्लीट समलंब चतुर्भुज, जरा आप देखिएगा ये एक समलंब चतुर्भुज जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। समलंब चतुर्भुज का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर होती है और ये लंब होती है। लंब को हम लोग h लिखते हैं और ये समांतर भुजाओं को b1 इंटू b2। क्लास 8 में आपने इसका क्षेत्रफल निकाला होगा और ये होता था क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ओके, ये फॉर्मूला होता था, ठीक। तो वेग समय ग्राफ में चली गई दूरी समलंब, यहां पे समलंब बन रहा है, देख लीजिए, दो समांतर भुजाएं और एक भुजा लंब है, ठीक। समलंब के क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात की जा सकती, ठीक। कैसे, तो यहां पे S मतलब चली गई दूरी बराबर समलंब का क्षेत्रफल। तो ये निकालने के लिए S इज इक्वल टू समलंब, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर समलंब में ये दो समांतर भुजाएं हैं, यहां पे दो समांतर भुजाएं ये और ये, ठीक। ओके, तो यहां से आपने लिखना है, पहले तो 1/2 लिखना है, दो समांतर भुजाओं का योग, तो ये और ये समांतर है, तो OM S इज इक्वल टू हाफ OM की वैल्यू U, SN की वैल्यू आप जरा ध्यान से मैच करा लीजिए, स्मॉल v, और इंटू OS है आपका स्मॉल t। अब स्मॉल t की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, जरा ध्यान से देखिए, t इज इक्वल टू मिलेगा v माइनस यू अपॉन a, यहां से t की वैल्यू मिली, तो S इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन a, ये पुट किया। अब इसको पहचानिए, v प्लस यू और v माइनस यू, ये v है, ध्यान दीजिएगा, v माइनस यू, फॉर्मूला याद होगा a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, याद होगा आपको। अब यहां से इस पर अप्लाई कर दीजिए, s इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, 2a को इधर शिफ्ट करिए, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, याद आया। ये गति का तृतीय समीकरण है। और गति का तृतीय समीकरण पुष्टि होने के बाद इसी तीनों क्रम में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी होगी, नोट्स कंप्लीट करिए। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, आपका बीजगणितीय मेथड और ये आपका ग्राफिकल, तो दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट हो हमसे संपर्क करिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।